यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 4 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे बीबी अंजे हाई सीज ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। और हाई सीज को समझने के लिए जो टेरिटोरियल वाटर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर कावेरी नदी के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ गया है हैवी मेटल्स की वजह से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर कावेरी नदी का टॉपिक है वो वाटर पॉल्यूशन से जुड़ता है, तो जल प्रदूषण और जल में कौन कौन से प्रदूषक होते हैं और उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मैक्रोपॉड और मर्सूपियल्स यानी जो कंगारू हैं, मर्सूपियल्स वो जानवर होते हैं जिनके आगे पेट में थैली रहती है, उसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं जैसे कंगारू। और मैक्रोपॉड वो जानवर होते हैं जिनके जो आगे के पाँव होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के पाँव थोड़े लंबे होते हैं, तो मैक्रोपॉड्स कहलाते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मर्सीपियल्स के बारे में प्रश्न आ चुका है 2023 के प्रीलिम्स में। फिर रूस से जो तेल आयात है उसमें काफ़ी कमी की गई है, और साथ ही हमने तेल आयात में एक विविधता लाई है, यानी डाइवर्सिफिकेशन लाया है। हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश जिनसे हम एक साल पहले तेल नहीं खरीदते थे, अब हम उनसे भी तेल खरीद रहे हैं। उसके साथ हम देखेंगे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी समायोजित सकल राजस्व। ये मुख्य रूप से जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है जैसे कि वोडाफोन आइडिया वगैरह है, उससे जुड़ा हुआ है। उनको कुछ राशि सरकार को देनी थी और उसी से रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसके बारे में कुछ अपडेट है वो देखेंगे। वैसे इस टॉपिक को हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज वापस से देखेंगे क्योंकि ये 10 से 12 साल तक लगातार न्यूज़ में रहा है, फिर भी अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो इसके आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। फिर हम देखेंगे इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इसमें इंडियन साइंस कांग्रेस जो ISC लगभग 100 सालों से अधिक 1912-13 आप चेक कर लीजिएगा, 1913 या 14 के अंदर वो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी। तो वो 100 सालों से अधिक समय तक लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस चली आ रही थी। वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव शुरू किया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। अब पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता, और बियॉन्ड मतलब परे, किससे, नेशनल जुरिडिक्शन से परे, नेशनल यानी राष्ट्रों के क्षेत्राधिकार से परे। तो हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है क्योंकि ये हाई सीज यानी जहाँ पे राष्ट्र की सीमाएं नहीं है, जहाँ पे राष्ट्र का क्षेत्राधिकार नहीं है, वो समुद्र, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, तो वो होगा हाई सीज ट्रीटी कहते हैं इसको। ये इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी से जुड़ेगा हमारे, और आप इसमें कुछ इस AI इमेज से कुछ समझ सकते हैं कि हाई सीज क्या है। अब हम आगे देखते हैं, जो प्रादेशिक समुद्र क्या होता है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, और हाई सीज क्या होता है। हम जब जैसे हम भारत का जो बॉर्डर है, भारत की सीमा है जैसे ऐसे है, और जैसे जैसे हम समुद्र की तरफ बढ़ते जाएंगे तो समुद्र को जो दूरी होती है समुद्र को, उसको नॉटिकल माइल्स में बांटा जाता है। यानी समुद्र में जो दूरी होती है उसे नॉटिकल माइल्स के माध्यम से नापा जाता है। अब देखा जाए तो हमारी जो कोस्ट, जो तट होता है, तट रेखा जिसको बेस लाइन कहते हैं, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक होता है, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक समुद्र। और 12 नॉटिकल माइल्स से आगे 24 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को बोलते हैं कॉन्टिग्यूस जोन, जिसको हिंदी में संलग्न क्षेत्र कहते हैं। वही उससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इससे आगे का क्षेत्र यानी 200 नॉटिकल माइल प्लस का जो एरिया है उसी को हाई सीज कहते हैं। तो जो ट्रीटी है ये इस एरिया को कवर करती है, इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए और उसके सतत प्रबंधन और उपयोग पर बल देती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 नॉटिकल माइल तक है, और जो कॉन्टिग्यूस जोन है वो 24 नॉटिकल माइल है, लेकिन इसके अंदर वो 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाला इंक्लूड है। अगर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र अगर 200 नॉटिकल माइल है तो उसके अंदर ये 12 और 24 वाला एरिया इंक्लूड है, इससे आगे नहीं है। अब हमें टॉपिक समझ में आएगा कि ये होता क्या है। तो हाई सीज यानी वे समुद्री क्षेत्र होते हैं जो किसी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार यानी नेशनल जुरिडिक्शन से बाहर होते हैं, और इन क्षेत्रों पर किसी देश का संप्रभु अधिकार नहीं होता है। एक बात ध्यान रखनी है, जो संप्रभुता होती है वो मुख्य रूप से टेरिटोरियल सी के अंदर मानी जाती है, लेकिन फिर भी जो आर्थिक संसाधन होते हैं समुद्र के, उन सब में राष्ट्रों के पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं 200 नॉटिकल माइल तक का। अब बात करें UN क्लोज की, तो ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये 1992 में समुद्र के कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है। ये 1982 है, 1992 नहीं होगा यहाँ पे। और
इसके अनुसार समुद्र का वह भाग जो किसी राज्य के प्रादेशिक समुद्र यानी टेरिटोरियल एरिया, आंतरिक जल इंटरनल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड या अभिहित क्षेत्र जो आर्चिपेलेजिक वाटर्स जो द्वीप होते हैं वहाँ पे ये अभिहित क्षेत्र होता है उसमें शामिल नहीं है, तो वही क्या है, हाई सीज है। यानी इससे बियॉन्ड है तो वो क्या है, हाई सीज है। अब हाई सीज पृथ्वी की सतह के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है और दुनिया के महासागरों का आधा हिस्सा हाई सीज में शामिल है। अब ये संधि क्यों की गई, क्योंकि हाई सीज के अंदर जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना अनिवार्य था, जरूरी था। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन समझौता या एग्रीमेंट, इसको ऑफिशियली हाई सीज ट्रीटी कहा जाता है। ये कॉमन समुद्री बायोडाइवर्सिटी को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए सर्वसमावेशी ढांचे का निर्माण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो समुद्री जैव विविधता है उसकी रक्षा करना और उसके संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना। और ये कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल के आधार पर ये संधि काम करती है। साझा विरासत सिद्धांत, यानी सभी के लिए विकासशील देशों सहित, इसमें विकासशील देश भी शामिल है, उनके समुद्री संसाधनों तक समान पहुंच, लाभ का साझाकरण, ध्यान रखना जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसका ये सपोर्ट करती है। जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी है, यूएनसीबीडी है, उसमें भी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो देखो बेनिफिट शेयरिंग की एक अन्य ट्रीटी भी आ गई है। सितंबर 2025 तक 60 से अधिक देशों ने इसको मंजूरी दे दी है और जनवरी 2026 में ये संधि लागू होने वाली है। अब इस संधि में शामिल क्या है कि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, समुद्री बायोडाइवर्सिटी, उसको स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से संरक्षित करना और उपयोग करने के नियम बनाना, उसको नियमित करना, और जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण से होने वाले खतरों से निपटना। अब बात करते हैं हाई सीज ट्रीटी क्या है। तो हाई सीज ट्रीटी जो समुद्री अनुवांशिक संसाधन, देखो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, एक एमजीआर है, एक एबीएमटी है और एक ईआई है। तो देखो एमजीआर का मतलब है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जो समुद्री अनुवांशिक संसाधन है उनको मानवता की साझा विरासत के रूप में पहचानना और उसके लाभों का निष्पक्ष और समान बंटवारे पर जोर देना, उसके लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे पर जोर देना, ये पहला है। दूसरा क्या है, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट रूल। इसके अंदर जो एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, उसमें बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए मान्यता दी जा सकती है, यानी हाई सीज ट्रीटी एमपीएस में भी लागू हो सकती है। साथ ही संधि में उन घटनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शामिल है जो संभावित रूप से इन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कोई ऐसा काम जो कि हाई सीज में नहीं हो रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रहा है, लेकिन उसका हाई सीज पर प्रभाव पड़ सकता है, तो उसकी भी ईआईए यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसका हो सकता है। अब संधि को लेकर चुनौतियां क्या हैं, तो पहली 2 सिद्धांतों को लेकर स्पष्टता है। पहला, हम साझी विरासत की बात करते हैं, तो विरासत है वो सबका बराबर हक है। और हाई सीज की स्वतंत्रता की बात करते हैं जिसमें देशों को नेविगेशन, संसाधन उपयोग और अनुसंधान करने का अप्रतिबंधित अधिकार मिलेगा। देखो हाई सीज के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें एक निकाय है, उससे हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। उस निकाय की हम आगे चर्चा भी करेंगे, उसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अगर आपको हाई सीज के कुछ रिसोर्स निकालने हैं तो आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और वहीं यहाँ पे क्या है, हाई सीज में स्वतंत्रता है, तो किसी देश के पास जितने रिसोर्सेज हैं उन सब का प्रयोग करके वो इनका मिसयूज कर सकता है। और दूसरा, साझी विरासत, जब सभी का बराबर हक है वो किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। और साथ ही जो समुद्री अनुवांशिक संसाधन है उनके उपयोग पर एक बायोपायरेसी का खतरा है, जैविक चोरी का खतरा है, और विकसित देशों द्वारा उसका अनुचित शोषण का भी डर है। और साथ ही संधि में जो मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभों के साझा करने का ढांचा है उस पर लाभ की गणना कैसे होगी, उसका बंटवारा कैसे होगा, इसे किसी भी तरीके से तय नहीं किया गया है। संधि के साथ कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे बड़ी शक्तियों की अनिच्छा, जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, इन्होंने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो इनकी गैर भागीदारी से इसका क्रियान्वयन वो कमजोर होगा। और साथ ही मौजूदा संस्थानों के साथ टकराव, अभी हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी है और जो क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन है उसके साथ इसको मिलकर काम करना भी एक चुनौती होगा। आगे की राह क्या है कि यूएन क्लोज के प्रावधानों को स्पष्टता देती है ये,
और लेकिन इसकी अस्पष्ट भाषा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और साथ ही जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उनके गतिशील प्रबंधन और नियमित निगरानी की आवश्यकता है, जिस पर यह बल देती है। और संधि को सफल बनाने के लिए जो जलवायु जैव विविधता है उसको महासागर से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब हैवी मेटल फाउंड इन कावेरी फिश, जो कावेरी नदी है उसमें मछलियों में हैवी मेटल्स पाए गए हैं। तो ये इन्वायरमेंट में जो वाटर पॉल्यूशन है वहाँ पे ये टॉपिक कवर होगा। इसमें क्या होता है, जैसे अर्सेनिक है, लेड है, ये कैडमियम है, ये हैवी मेटल्स होते हैं। अब चर्चा में क्यों रहा कि रिसर्चर्स ने पाया है कि जो हैवी मेटल्स है वो कावेरी नदी और उसकी मछलियों को प्रदूषित कर रहे हैं, और इनका जो स्तर है वो नियमित और ज़्यादा मात्रा है उससे इसका स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से मछली खाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। एक तो आपको रेगुलर नहीं खानी है और ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है, क्योंकि ये मछलियाँ बहुत ही प्रदूषित है। और ये स्टडी जो तिरुचिरापल्ली में जो भरथिदासन यूनिवर्सिटी है उसकी एक टीम ने की थी, और ये जो जर्नल है इन्वायरमेंट अर्थ साइंसेज उसमें पब्लिश हुई थी। इन्होंने फोकस किया था क्रोमियम में कैडमियम, कॉपर, लेड और जिंक जैसे मेटल्स पर, और जो मछली के टिश्यूज है उसमें हैवी मेटल्स का जमाव मिला, और अलग अलग प्रजाति की जो मछलियाँ उसमें अलग अलग स्तर मिला। और दूषित मछलियों का सेवन करने से गैर कैंसर यानी नॉन कार्सिनोजेनिक और कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक दोनों तरह की बीमारियों का खतरा है। और साथ ही बायोमैग्निफिकेशन का खतरा भी है। जब एक स्तर से दूसरे स्तर तक जब ये मछलियाँ जो कोई एक जैसे एक प्रथम पोषण स्तर पर खाया जाता है, फिर दूसरे पे खाया जाता है, तीसरे स्तर पर खाया जाता है, तो अलग अलग पोषण के स्तर पर जो जो कंटेमिनेशन का लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है, तो इसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। और साथ में जो कैडमियम और सीसा है उन धातुओं में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। अब एक यहाँ पे कीवर्ड था टारगेट हैजर्ड क्वेंसेंट। ये क्या होता है टारगेट हैजर्ड क्वेश्चन? ये क्या होता है? तो ये एक वैज्ञानिक माप है जिसका उपयोग किसी प्रदूषक से है उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर कितना पड़ेगा उसका अनुमान लगाया जाता है, और मानव आबादी द्वारा प्रतिदिन सहन की जाने वाली अधिकतम मात्रा को ध्यान रखते हुए ये अनुमान लगाते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जो संभावित खतरे हैं उनका मूल्यांकन व जोखिम को कम किया जा सकता है। जैसे कावेरी नदी में जो THQ का मान था वो 1 से अधिक था, तो जब THQ का मान 1 हो तो स्वास्थ्य है वो जोखिम से सुरक्षित है, अगर मान 1 से अधिक है तो वो खतरनाक है। और कावेरी नदी में कई धातुओं का स्तर है वो टारगेटेड हैजर्ड क्वोशिएंट है उसमें 1 से यानी 1+ था। अब पॉल्यूशन के स्रोत क्या है कावेरी में? तो औद्योगिक कचरा जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट्स है, वहाँ से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो, एग्रीकल्चर फ्लो है जैसे फर्टिलाइजर है या जो पेस्टिसाइड्स है वो नदी में मिल जाते हैं। साथ ही जो अर्बन अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट यानी बिना उपचार किया हुआ गंदा पानी, अनट्रीटेड अर्बन वेस्ट वाटर है वो भी नदियों में मिलता है। हम यमुना में देख सकते हैं कि कितने नाले मिलते हैं। उसके साथ ही आप इसका एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हो कि कैंसर ट्रेन निकलती है। ये कैंसर ट्रेन ये पंजाब के अंदर एक रीजन है जिसका नाम है मालवा। मालवा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पंजाब में भी है। वहाँ से एक ट्रेन आती है जो राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आती है। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, क्योंकि क्या है कि मालवा क्षेत्र के अंदर लोग अत्यधिक सिंचाई करते हैं और अत्यधिक जो ये फर्टिलाइजर है और कीटनाशक है इनका प्रयोग करते हैं। इस वजह से ग्राउंड वाटर है वो भी प्रदूषित हो गया है, और इसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर कैंसर एक महामारी के रूप में व्याप्त है। वहाँ पे हर घर में कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक केस स्टडी भी है कि मालवा में जो फर्टिलाइजर वगैरह का इतना यूज होता है उससे किस तरह से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करें जल प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग की, तो अर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट रोग होता है, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जबकि पारा या मरकरी से मीनामाटा ड्रॉप्सी रोग होता है, कैडमियम की वजह से इटा इटा या आउच आउच होता है, यूरेनियम होता है उसकी वजह से कैंसर जैसे भयानक रोग होते हैं, अमोनिया की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथेमेग्लोबेनामिया होता है। ये मिथेमेग्लोबेनामिया क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई बीमारी है, ये ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है, और साथ ही सल्फर की कमी से अस्थमा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीटी पर्सपेक्टिव से चीज़ थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मैक्रोपोड यानी जैसे कंगारू अपनी गति बढ़ाने के लिए कैसे कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इस इमेज में देख सकते हो कि जो कंगारू है ना, देखो मैक्रोपोड कौन से, मैक्रोपोड ऐसे जीव होते हैं जिनके आगे वाले पाँव तो होते हैं छोटे, और जो
उनके जो पीछे के पाँव होते हैं वो होते हैं लंबे, और उनका पोस्चर है कुछ इस तरह से होता है, आगे की तरफ झुका हुआ। अब देखो, एक तो कंगारू की नॉर्मल स्थिति में कंगारू ऐसे खड़ा होकर दौड़ेगा, और एक इस पोस्चर में दौड़ेगा, तो उसकी यहाँ पे नॉर्मल स्पीड रहेगी, यहाँ पे उसकी हायर स्पीड रहेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ऊर्जा है उसकी भी खपत कम करता है, यानी कम ऊर्जा में ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो इसके जो ये जो घुमावदार है, ये पंजों को किस प्रकार प्रयोग करता है, और जिसका जो पोस्चर है ये सभी इसको सपोर्ट करता है। और ये जो ऐसे जीव होते हैं उनको मैक्रोपोड कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। मैक्रोपोड, तो मैक्रोपोड ऐसे जानवर होते हैं जिनकी लंबी और मजबूत पिछली टांगे, यानी पिछली टांगे लंबी और मजबूत होती है, और छोटी होती है, अगली टांगे होती है वो छोटी होती है, और एक पूंछ होती है जो काफ़ी मजबूत होती है। और वो क्या करती है, ये देखो इनकी पूंछ, ये इनको बैलेंस बनाने में सपोर्ट करती है, और ताकि उसका सहारा ले सके। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, यानी मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है वहाँ के मूल निवासी है। उदाहरण के लिए कंगारू। स्टडी है कि ज़्यादा तेजी से कूदने पर भी ऑक्सीजन की खपत है उसमें मामूली वृद्धि करते हैं। तो मतलब कि ये काफ़ी इफिशियंट एक तरह से, कम ऑक्सीजन में भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करते हैं और ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो इसकी पोस्चर है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कूदते समय वो ज़मीन पर पैर रखने पर जोड़ों का कोण कैसा होता है, जो उसका एंगल होता है वो, जब कंगारू तेज़ी से कूदते हैं तो अपने पैरों को ज़्यादा मोड़ते हैं और अपनी अंगुलियों पर ज़्यादा जोर से दबाव देते हैं, और उससे क्या होता है, एक मोटी रबड़ बैंड को खींचना, उसकी तरह से ही इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इतना डीप नहीं जाना है, बस मैक्रोपोड्स कौन होते हैं, तो इनके आगे के पाँव छोटे होते हैं, पीछे के पाँव लंबे होते हैं, इनकी पूंछ होती है इनके सपोर्ट में रहती है। और ये स्थानीय कहाँ पर है, मूल निवासी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के हैं। अब बात करें मर्सुपियल्स की, तो मर्सुपियल्स क्या है, ये स्तनधारियों का एक बड़ा समूह है। मर्सुपियल्स की विशेषता क्या होगी कि इनमें मादाओं में एक थैली होती है, जैसे कि यहाँ पे कंगारू के पेट में एक थैली है, देखो ये देख सकते हैं। ये इसमें जो इनका बच्चा होता है उसको रखते हैं, जो अविकसित बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो कम विकसित बच्चे होते हैं, उनको इसमें रखा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कंगारू है, वलाबी है, कोआला है। ये कोआला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोआला बड़ा क्यूट सा एक जानवर है, और ये जब ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुई थी तब ये बहुत ही सुर्खियों में रहा था। तो ये मर्सुपियल्स ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो सभी मैक्रोपोड हैं वो मर्सुपियल्स हैं, लेकिन क्योंकि वे थैली वाले स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सबू मर्सुपियल्स है वो मैक्रोपोड नहीं है। तो मतलब कि मैक्रोपोड, सारे मैक्रोपोड मर्सुपियल्स है, पर सारे मर्सुपियल्स मैक्रोपोड नहीं है। तो मतलब इन सब के अंदर क्या होती है, थैली तो होती है, पर भागने में सारे मर्सुपियल मास्टर्स नहीं होते, कम ऊर्जा की खपत नहीं करते, सिर्फ वो मैक्रोपोड्स ही करते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, यानी जो इनको हिंदी में कहा गया है शिशुधानी स्तनी। देखो इसमें इंग्लिश टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो याद रखना है, बेहतर होता है। प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। और दूसरा स्टेटमेंट 2, मर्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रीडेटर्स। तो शिशुधानी स्तनी केवल केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो अब भारत में नहीं होते, क्योंकि कहाँ पर होते हैं, ये हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में होते हैं। तो इस वजह से पहला तो गलत ही हो गया। और दूसरा, ये केवल पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रीडेटर सही, ये ना इन्वायरमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका उससे भी जुड़ता है। कोई भी इन्वायरमेंट में ऐसा होता है प्रीडेटर रहित नहीं रह सकता। हर इन्वायरमेंट में प्रीडेटर चाहिए, परभक्षी चाहिए, ताकि जो इको सिस्टम बैलेंस है वो बना के रखे। आप सोचो कि एक ऐसा जंगल है जहाँ पे शेर नहीं होगा तो क्या होगा, हिरण की संख्या अनियंत्रित हो जाएगी। हिरणों की संख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वो सारी घास को चट कर देंगे, और घास चट कर देंगे तो क्या होगा, जो जंगल है वो मरुस्थल बन जाएगा। तो मरुस्थल में फिर हिरण भी नहीं रहेंगे, और छोटे 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 जीव है वो भी नहीं रहेंगे, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो इकोसिस्टम के अंदर परभक्षी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कीस्टोन प्रजाति होती है, उसके ऊपर अन्य प्रजातियां निर्भर करती है। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सेकंड स्टेटमेंट को कर सकते थे। आंसर इसका सी है कि कथन ए सही है और अदू गलत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है, और ये पहली बार जीता है। फाइनल में तो कई बार पहुंचे, लेकिन पहली बार इन्होंने जीत हासिल की है। तो हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है, उनकी अगुवाई में ये विश्व कप जीता है। और फाइनल में हमने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। स्थान था DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। और एक लंबे संघर्ष के बाद ये जीत मिली है। इसमें निवास शांता रंगास्वामी, डायना एडुल्जी, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ये पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से एक तरह से इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसको इवॉल्व किया, बड़ा किया। और इस जीत की तुलना 1993 से की जा रही है, क्योंकि इस जीत को जो 1993 में कपिल देव ने भारत में जो 1983 का वर्ल्ड कप जीता था,
और उसी से कंपैरिजन किया जा रहा है और इसी एक तरह से महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना माना जा रहा है, क्योंकि 1993 में जब पुरुष क्रिकेट है वो पूरी तरह बदल गया था, एक वाणिज्यिक महाशक्ति यानी कॉमर्शियल बोहेमत बना दिया था। और आशा है कि विमेंस क्रिकेट जो वर्ल्ड कप में जीते उससे ऐसा ही होगा। और हमने देखा भी था, जो अगर आप क्रिकेट के मैच देखोगे तो जो फाइनल था वो फाइनल के अंदर क्रिकेट जो स्टेडियम है वो उसी तरह से भरा हुआ था जैसे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों के अंदर होता था। अब भारत का आईटी क्षेत्र एक तरह से चौराहे पे खड़ा है, इकोनॉमी और साइंस टेक दोनों से कवर होगा, क्योंकि आईटी क्षेत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है वो है एआई। वर्तमान स्थिति क्या है, 3 दशकों से जो आईटी क्षेत्र है वो भारत में इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है और जीडीपी में लगभग 7% योगदान देता है और 1% रोजगार भी देता है। और इन्फोसिस और टीसीएस में नौकरी है वो टीयर 2 शहरों के लोगों के लिए एक तरह से समृद्धि का पासपोर्ट थी। मतलब एक बार टीसीएस में नौकरी मिल गई तो आपकी समृद्धि हो जाएगी, आपको आपकी अच्छी जीवन शैली होगी, जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब वो सपना कहीं ना कहीं धुंधला पड़ रहा है, क्योंकि टीसीएस है या फिर इन्फोसिस है ये सब छटनी कर रहे हैं। जैसे टीसीएस ने 20,000 नौकरियों की छटनी की घोषणा की है, अमेजन और अन्य कंपनियां भी ऐसा ही कर रही है। कारण क्या है, एक तो एआई संचालित, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन, दूसरा अमेरिका की आव्रजन नीतियाँ। अमेरिका ने भी रिसेंटली आपने देखा होगा जो H1B वीज़ा है उसके अंदर जो कॉस्ट थी पहले वो $1,000 थी, अब उसको $1,00,000 कर दिया गया। तो उस वजह से भी कुछ बदलाव आए हैं। इसके साथ साथ क्लाइंट बजट में कमी आई है। अब एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी पॉलिसीज इतनी अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल है, उसकी वजह से क्या है कि पूरे विश्व में एक अनिश्चितता का दौर है और उससे आर्थिक अनिश्चितता भी आ रही है, क्योंकि वो ट्रेड वॉर चला रखा है उन्होंने, हर देश के साथ उन्होंने टैरिफ लगा रखे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एआई को प्राथमिकता दे रहे हैं लोग, वो नहीं चाहते कि वो ह्यूमन में निवेश करें, वो एआई को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। उस वजह से भी आईटी क्षेत्र के सामने चुनौती उत्पन्न हुई है। अब एक असेंबली लाइन का मॉडल था उसका भी अब अंत हो चुका है। अब आईटी क्षेत्र में जो हजारों नौकरियां हैं इंजीनियरों को नियुक्त करने के लिए, उन्हें बुनियादी कोडिंग सिखाने के लिए और विश्व में जो सेवा लगाने का मॉडल, भारत में पूरी एक असेंबली लाइन डेवलप हुई थी और ये एक डिजिटल असेंबली लाइन थी जो कुशल थी, मापनीय थी और लाभदायक थी। लेकिन अब जो असेंबली लाइन का मॉडल है वो काफ़ी अप्रचलित हो रहा है। आज के जो ग्राहक है वो कोडर्स की सेना नहीं चाहते, उनको सॉल्यूशन चाहिए, जैसे क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर होना चाहिए या फिर साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क होना चाहिए, जनरेटिव एआई का इंटीग्रेशन होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में अभी भारतीय आईटी क्षेत्र है वो काफ़ी पीछे है और जो एक स्किल मिसमैच और चैलेंज भी आ रहा है, क्योंकि जो कई मिड कैरियर पेशेवर है उन्हें तकनीकी गहराई के बजाय जो मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय क्षमता की वजह से प्रोन्नति मिली गई थी, लेकिन अब वो अनइफेक्ट हो गई। जैसे कोई व्यक्ति है वो टीसीएस में काम करता था या इन्फोसिस में काम करता था, तो उसको इसलिए वहाँ पे रखा गया था कि वो टेक्निकल की जगह वो मैनेजरियल यानी जो प्रबंधन है उसमें काफ़ी क्षमताएं थी, उस वजह से उसको काफ़ी प्रमोट किया गया था। लेकिन अब उस व्यक्ति के पास जो एआई से रिलेटेड उस तरह की री स्किल अप स्किल नहीं हुआ है, तो उनके लिए वो उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। और साथ ही जो पुराने प्लेटफॉर्म है वो अब जो ज़्यादा स्किल मांग रहे थे या कम स्किल वाले थे वो अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि वो काम अब एआई कर रहा है। उसके साथ परिणाम क्या हुआ कि कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, नए स्नातकों को नौकरी ढूंढने में कठिनाई हो रही है और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके लिए सुझाव और उम्मीद क्या है, एक तरह की कि सरकारी हस्तक्षेप का सुझाव है। जो आईटी कंपनीज है उनमें 6 महीने से 9 महीने तक का वेतन अनिवार्य होना चाहिए। अगर कोई कंपनी निकाल रही है तो सरकार हस्तक्षेप करे और कि उन्हें 6 से 9 महीने का वेतन दिया जाए, ताकि वो अचानक नौकरी छूटने से उनको सुरक्षा मिले और इस एक कूलिंग पीरियड में वो अपने लिए नौकरी ढूंढ पाए। उम्मीद क्या है कि तकनीकी दक्षता है उसमें भारत को अभी भी सम्मान प्राप्त है, तो हमें और हमारी अर्थव्यवस्था में ये 280 बिलियन से अधिक का योगदान देता है और 6 मिलियन लोगों को रोजगार। तो जो टेक डिग्री है वो स्थिर कैरियर वाली सफलता है, उसकी चमक भले ही अभी फीकी हो रही हो, ठीक है, लेकिन हम एआई, डेटा साइंस का, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा उसमें महारत हासिल करते हैं और उसको सीखते रहते हैं तो हम इसे बदल सकते हैं। हमें अब पुनर्गठन से नव प्रवर्तन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। नीति निर्माता को एआई साक्षरता है और पुनर्कौशल यानी री स्किल है उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा और बड़े पैमाने पर एआई अप स्किलिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। सिलेबस में चेंज करना पड़ेगा, जिसमें मशीन लर्निंग है, एआई में नैतिकता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको समर्थन देना पड़ेगा। और अब कर्मचारियों के लिए सिक्योरिटी नेट भी जरूरी है। पहले इतनी आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन एआई के उद्भव के बाद आईटी क्षेत्र में भी एक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जाल आवश्यक हो गया है। अब बात करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर। ये क्या है? तो ये इकोनॉमी में जुड़ा है, ये सोर्स ऑफ फिनेंस नॉन टैक्स रेवेन्यू में जुड़ता है। इसके साथ जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ये सब कुछ
कुछ अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को देती है, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। तो उसी को लेके ये पूरा आर्टिकल है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो बेसिक क्वेश्चन इसमें बनेगा तो वो ये बनेगा कि एजीआर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा है कि केंद्र सरकार 3 फरवरी 2020 के जो डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 16-17 तक वोडाफोन आइडिया के सभी एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसके बकाये का पूरी तरह आकलन और मिलान कर सकती है। तो ये एजीआर होता क्या है? देखा जाए तो ये कोई टेलीकॉम कंपनी उसकी आय है जिसका उपयोग दूरसंचार कंपनियां सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग फी के रूप में भुगतान करती है। अब होता क्या कि जो ये आय है इसकी गणना कैसे की जाए, क्योंकि कंपनियां दो तरह से आय, कंपनियों की इनकम दो तरह से होती है, एक होती है टेलीकॉम से, एक होती है नॉन टेलीकॉम से। तो अब एजीआर में ओनली टेलीकॉम की आय शामिल होगी या फिर नॉन टेलीकॉम की आय भी शामिल होगी? तो पहले एजीआर ओनली टेलीकॉम की आय है उससे माना जाता था। जब बाद में नॉन टेलीकॉम आय क्षेत्र से आय है वो भी मानी जाने लगी तो कंपनियों का एजीआर एकदम से बढ़ गया और कंपनियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सरकार ने काफ़ी बैकडोर से सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अब नरम हुआ है और सरकार को एक रियायत दी है कि वो इसकी गणना वापस कर सके। और यही जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है यही एजीआर है, और एजीआर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें केरल की, तो केरल चरम गरीबी से मुक्त हो चुका है, ये हमने देख लिया है, और भारत का पहला ऐसा राज्य है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हुआ है। तो इसने, केरल ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था? अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये ईपीईबी चलाया था और ये मई 2021 से चल रहा था। अब भविष्य में ईपी 2.0 प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि कोई परिवार वापस से गरीबी में नहीं चले जाए, क्योंकि गरीबी से निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो गरीबी से निकल गए उनको वापस से गरीबी में नहीं जाने देना ये भी आवश्यक है। उसके लिए ईपी 2.0 प्रोग्राम चलाया गया है। ये कार्यक्रम ये दिखाता है कि प्रगतिशील शासन एक ही समय में कल्याणवाद और विकास दोनों पर आधारित हो सकता है, और ये समुदाय संचालित मॉडल यानी कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्योंकि इसमें हमने देखा था 2 दिन पहले जब चरम गरीबी से मुक्त होने के केरल के जो आर्टिकल पर चर्चा की थी, तो जो केरल की जो कुटुंबश्री है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और वो एक तरह से कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल है। भारत ने सितंबर में रूस तेल का इंपोर्ट है वो 29% तक कम कर दिया है, और ये एक तरह की डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश भी है यहाँ पे। तो देखो, रूस से तो 29% तेल कम किया ही है, उसके साथ साथ हमने सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, अंगोला, कोलंबिया है, इनसे हमने कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा भी दिया है, और साथ ही कुछ नए सप्लायर जोड़े हैं तो सितंबर 24 में हमारे साथ नहीं थे। नाइजीरिया नहीं था, तुर्की नहीं था, लीबिया नहीं था और इजिप्ट नहीं था। तो ये एक तरह का विविधीकरण है और बहुत अच्छा है ये। और भारत के तेल इंपोर्ट में रूस का दबदबा लगभग 2 साल के बाद पहली बार 1/3 से नीचे आया। मतलब 2 साल से हम 1/3 से अधिक तेल है वो रूस से मंगवाते थे। तो रूस से तेल पहले, पिछले वर्ष से तुलना करें तो पहले 40% था, अब 31% है। यूएई से जो लगभग 10% था अब वो 14% हो चुका है। यूएसए से पहले लगभग 5.3% था, वो 6.3% हो चुका है। गल्फ देश हैं जिसमें सऊदी है, यूएई है, कुवैत है, उनसे क्या हुआ कि अब 26 से बढ़ा के 31% हो गया है। तो देख लो, एक तरह से 31% रूस से आ रहा है और 31% गल्फ से आ रहा है, जिसमें यूएई वाला इंक्लूड है, और कुछ यूएसए से आ रहा है, और कुछ हमने नए देशों से भी लेना शुरू किया है। तो ये काफ़ी विविधता है, लेकिन इसका हमें नुकसान भी हुआ है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल में वो महंगा हुआ है कि रूसी तेल तो वो काफ़ी सस्ता था, चीपर था, और अन्य देशों से जो तेल ले रहे हैं वो महंगा है। और साथ ही हमारे जो सस्ते सोर्स हैं, मतलब जो जहाँ से सस्ता तेल मिलता था वो स्रोत तो कम हुए हैं, और जहाँ से महंगा तेल मिल रहा है वो स्रोत घटे हैं, और साथ ही प्राइसिंग में एक लचीलापन है वो भी कम हुआ है। तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे बोलते हैं एशियन प्रीमियम, आपने सुना होगा कहीं। अगर आप न्यू तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपने इस टर्म को नहीं सुना होगा। एशियन प्रीमियम क्या होता है कि जो ये मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, जो ये सऊदी अरब वगैरह है, ये जो तेल बेचते हैं एशिया के देशों को, तो तेल बेचते समय उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, वही एशियन प्रीमियम कहलाता है। तो एशियन प्रीमियम क्या है, बस एज ए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एशियन प्रीमियम किससे जुड़ा हुआ है, उसी से आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये डीप में आने के कोई चांसेस नहीं इसके। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव्स, ESTIC, ये क्या है? तो ESTIC है, इसने इंडियन साइंस कांग्रेस
का स्थान लिया है। और इंडियन साइंस कांग्रेस का आखिरी सत्र 2023 में हुआ था और भारत में वैज्ञानिकों का सबसे पुराना जमवाड़ा था ये। यहाँ पे वैज्ञानिक मतलब ये जितने दिन चलता, ये एक तो एक दिन से अधिक होगा, 3 से 5 6 दिन तक होता। और इसमें इसरो के वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के वैज्ञानिक आते, बच्चे भी आते और एक बहुत सारे सेमिनार्स कॉन्क्लेव वगैरह आयोजित होते, कॉन्फ्रेंस होती। हाँ, लेकिन और ये इतिहास, इसका हिस्ट्री वो आज़ादी से पहले का है, मतलब ये आज़ादी से पहले हमने बात की थी, लगभग 1913-14 से ये कॉन्फ्रेंस चली आ रही थी। लेकिन अब जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसकी जगह इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने संबोधित किया था तो उसमें कुछ कीवर्ड्स थे, जैसे उनका कहना है कि हम फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की जगह हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषण सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। और पोषण यानी कुपोषण से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बायो फोर्टिफाइड फसलें, बायो मतलब कि जैविक रूप से फोर्टिफाइड करना, उनमें पोषक तत्व जोड़ना, ऐड करना, और कम लागत वाले फर्टिलाइजर को डेवलप करना यानी उर्वरक को डेवलप करना, और पर्सनलाइज मेडिसिन, उसके लिए भारत की जो जीनोमिक बायोडाइवर्सिटी है उसकी मैपिंग करना। उसके साथ ही क्लीन बैटरी स्टोरेज है उसमें इनोवेशन पर बल देना। और साथ ही जो पिछले 1 दशक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत का खर्च है वो दुगना हुआ है। दूसरा, रजिस्टर्ड पेटेंट है उनकी संख्या 17 गुना बढ़ी है, मतलब पिछले 1 साल में क्या हुआ है कि जो R&D में खर्च है वो डबल हो गया, पेटेंट है वो 17 गुना बढ़ गए, डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं उनकी संख्या 6000 हो गई, और एक INRF बनाया गया है, उसके माध्यम से 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया जो R&D के लिए फंडिंग करती है। ORS पे हमने पहले भी बात की थी। और ORS क्या है, ये एक फॉर्मूला है और ये WHO के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हाल ही में देखा था कि कुछ कंपनियां हैं वो ORS के नाम पर कुछ और ही बेच रही है, कुछ ऐसी ड्रिंक्स बेच रही है जिसमें शुगर की मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़े टाइम पहले फसाई फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इनको बैन लगा दिया था। तो ये कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट में चली गई थी और हाईकोर्ट ने एक तरह से उनको अपना स्टॉक निकालने की अनुमति से दे दी थी, एक तरह से शॉर्ट टाइम के लिए इस पर बैन को हटा दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने वापस इस बैन को बरकरार रखा है। जिस दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन लगाया था उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि ये बैन गलत हटाया एक तरह से, लेकिन अब वापस बैन बरकरार रखा है, तो ये अच्छा है क्योंकि जो शुगर का लेवल होता है इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब आपको एक दवाई का नाम लेकर उसको बेचा जाता है तो वो स्वास्थ्य पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आज 22 राज्यों से शुरू हो चुका है, मतलब कल से शुरू हुआ है और आज से शुरू हो रहा है, सॉरी। और मतलब जो हमारी जो वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल्स है ER, उसके अंदर क्या होगा, संशोधन होगा। तो इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में चर्चा कर ली है। इसका लिंक है वो आज के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दिया जाएगा। और पोर्ट क्षमता में वृद्धि, तो चेन्नई पोर्ट है उसको बड़े जहाज़ों के लिए जो गहरे चैनल है उसको बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमने देखा होगा जो डीप, हम कल बात की थी हमने विजिंजम पोर्ट की, वो क्या है, इंडिया का पहला जो डीप वाटर पोर्ट है, एक तरह से ट्रांसशिपमेंट हब वाला, तो उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो आप उससे इसको जोड़ सकते हैं और अगर कल नोट्स बनाया आपने उसी में इसको ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आप PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे देख ही रहे, और थैंक यू। हम कल से कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा जल्दी डालें। धन्यवाद।